नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। करेंगे बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बड़ी बैठक होगी। पशुपालन और डेयरी विकास विभाग की समीक्षा बैठक होगी। पशुपालन को बढ़ावा देने के साथ कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। अब से थोड़ी देर में मुख्यमंत्री की दूसरी बैठक शुरू होगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मत्स्य गन्ना सहकारिता चाय उत्पादन बोर्ड की बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। तो पशुपालन के साथ कई मुद्दों पर चर्चा होगी। अब से थोड़ी देर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक की शुरुआत करेंगे। तो सचिवालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी बैठक करेंगे। पशुपालन और डेयरी विकास विभाग की समीक्षा बैठक करते हुए नजर आएंगे। पशुपालन के साथ कई मुद्दों पर भी चर्चा होगी। मत्स्य गन्ना सहकारिता चाय उत्पादन बोर्ड की बैठक होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिवालय में बैठक करते हुए नजर आएंगे। पशुपालन और डेयरी विकास विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं देहरादून से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब से थोड़ी देर में बैठक की शुरुआत करेंगे। कई मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक के दौरान आपको बता दें कि सभी मंत्री अधिकारी इस बैठक में शिरकत करेंगे। पशुपालन के साथ कई मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। अब से थोड़ी देर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक करते हुए नजर आएंगे। सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक करेंगे। मत्स्य गन्ना सहकारिता चाय उत्पादन बोर्ड की बड़ी बैठक होगी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। अब से थोड़ी देर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक की शुरुआत करेंगे। सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक करते हुए नजर आएंगे। पशुपालन और डेयरी विकास विभाग की समीक्षा बैठक होगी। तो वहीं आपको बता दें कि पशुपालन के साथ कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। तो अब से थोड़ी देर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक करेंगे। सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक करेंगे। पशुपालन और डेयरी विकास विभाग की समीक्षा बैठक होगी इस दौरान। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को बतौर अध्यक्ष 2 साल का कार्यकाल सफलतापूर्वक खत्म होने पर हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने पोस्ट किया है, अपने पोस्ट में लिखा है, उत्तराखंड भाजपा के माननीय प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी को बतौर अध्यक्ष 2 साल का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पोस्ट कर ये शुभकामनाएं दी है। आपके सशक्त नेतृत्व में उत्तराखंड में भाजपा को नई मजबूती प्राप्त हुई है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन में भाजपा परिवार का हर एक सदस्य इसी प्रकार जनसेवा, और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने आगे लिखा है कि अंत्योदय के मार्ग पर चलते हुए समर्पण भाव से कार्य करेगा। तो ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आशा व्यक्त की है। महेंद्र भट्ट को बधाई और शुभकामनाएं दी है। इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, हरिद्वार में शिव भक्तों का सैलाब देखा। क्या है बड़ी जानकारी आपको दे रहे। भक्तों की संख्या 2.5 करोड़ का पार पहुंच गया है। बम बम भोले के जयकारों से पूरा हरिद्वार गूंज रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि डाक कावड़ की वापसी तेज हो गई है। हरिद्वार में चारों ओर बम बम भोले का जयघोष गुंजयमान हुआ है। चारों ओर कांवड़ यात्रियों की भीड़ है। तो अब तक करीब 2.5 लाख कांवड़ यात्री जल भरकर रवाना हो चुके हैं। आपको बता दें कि कुछ ही दिन पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी फूलों की बरसात करते हुए कांवड़ियों को लेकर के पहुंचे हुए थे हरिद्वार, और फूलों की बरसात करते हुए नजर आए थे खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और आपको बता दें कि हरिद्वार में सुरक्षा के चाक चौबंद किए गए हैं और पूरा हरिद्वार डाक कांवड़ को लेकर के भी यहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हरिद्वार में। तो महाशिवरात्रि 2 अगस्त को है, इस दिन जल चढ़ाना है, इसीलिए डाक कांवड़ की वापसी तेज हो गई है। हरिद्वार में बम बम भोले के नारे गूंज रहे हैं।
और तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं किस तरह से पैनी नजर रखी जा रही है, फूलों की बरसात की जा रही है कावड़ियों को लेकर के। हरिद्वार से आपको ये बड़ी और अहम जानकारी बता रहे हैं किस तरह से यहाँ पर जो कावड़िया है वहां पर जल लेकर के निकल रहे हैं। डाक कावड़ की जो वापसी है वो तेज हो गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास खरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, हरिद्वार की तस्वीरें क्या कुछ बयां करती हुई, क्योंकि यहाँ पर जो कावड़ियां है वो लगातार काफी संख्या में नजर आ रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी किस तरह की है वहां पर? हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में इन दिनों कावड़ियों पर जो है की बारिश की जा रही है, तो ऐसे में काफी खुशी यहाँ पर देखी जा रही है। काफी जो शिव भक्त उनके द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद किया जा रहा है कि जिस तरह से जो है उत्तराखंड सरकार ने सभी कावड़ियों का स्वागत करिए, फूलों की बरसात करिए। हालांकि अगर हम अब तक पूरे कावड़ी के संख्या की बात करें, अब तक हरिद्वार में 3 करोड़ से कावड़ी है मां गंगा का पवित्र जल लेकर अपने गंतव्य को यहाँ से रवाना हो चुके हैं। चूंकि लगातार जो कावड़ी वो हरिद्वार पहुंच रहे हैं। हालांकि हम पार्किंग की बात करें तो फिलहाल पार्किंग भी हरिद्वार में पूरी तरह पर फुल हो चुकी है। तमाम जो रास्तों फिलहाल चाकचौबंद यहाँ पर व्यवस्था पुलिस प्रशासन द्वारा की गई। हालांकि जिस तरह से जाम की व्यवस्था यहाँ पर बनती थी, लेकिन इस बार हरिद्वार में जाम की समस्या प्रशासन की मुस्तैदी से नहीं बन पाए, क्योंकि जो भी कावड़िया युवक हरिद्वार पहुंच रहे वो पवित्र मां गंगा का जल लेकर गंतव्य की ओर यहाँ से रवाना हो रहे। लगातार जो बम बोले भी व्यापारों से यहाँ पर पूरी तरह से पूजा मान हो चुका है। लगातार जो रह रहा है कावड़े का कावड़ पगड़ी आप दिखावे तो वहाँ पे दिखाई दे रहा बहुत शुक्रिया विकास खरे तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि हरिद्वार में चाक चौबंद किए गए हैं, कावड़ियों के लिए अलग से व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि कावड़ियों को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। 3 करोड़ आपको बता दें कि कावड़िया हरिद्वार पहुंचे हैं जल उठाने के लिए, जल वहां से लेने के लिए गंगा घाट से। आपको बता दें कि डाक कावड़ियों की जो वापसी है वो भी तेज हो गई है। हरिद्वार में शिव भक्तों का पूरी तरह से जनसैलाब देखा जा रहा है। उत्तराखंड में अगस्त में होने जा रहे विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर सरकार की तरफ से जहां तैयारियां की जा रही हैं, तो वहीं विधानसभा सचिवालय भी अपने स्तर पर तैयारी पूरी कर रहा है। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा है कि सत्र भराड़ीसैंण में हो या देहरादून, विधानसभा में पूरी तैयारी रहती है। विधानसभा सचिवालय तैयार रहता है और हमेशा तैयार रहता है। हम पूरी तरह से मुस्तैदी से तैयार हैं। जो भी तारीख सरकार निर्णय लेगी हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। 423 करीबन अभी हमारे पास प्रश्न आए हैं और अभी आते रहेंगे। देहरादून स्थित सचिवालय में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने लोक निर्माण विभाग और सिंचाई विभाग के साथ बड़ी बैठक की है। बैठक में मानसून और बरसात के कारण जो सड़कें टूटी हुई हैं उनको लेकर अधिकारियों को निर्देश भी दिया गया है। लोक निर्माण विभाग और सिंचाई विभाग की बड़ी महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिसके अंदर मानसून और बरसात के कारण जो हमारे सड़कें जो हमारा टूटी हैं तो उनके बारे में मैं बताना चाहूँगा। 2105 मार्ग अवरुद्ध हुए हैं, जिसमें से लोक निर्माण विभाग के 1545 और राष्ट्रीय मार्ग 12 और PMGSY के 548 मार्ग अवरुद्ध हुए हैं। ये हमने बंद मार्गों को खोलने के लिए ये हमने काम किया है और इसमें से 441 मार्ग यातायात के लिए खोल दिए गए हैं। शेष मार्ग 198 मार्ग अवरुद्ध हैं, जिसमें से लोक निर्माण विभाग के 91 हैं, PMGSY के 107 मार्ग हैं। इस समय हमारे लोग काम कर रहे हैं, JCB तैनात हैं और जहां पुल बह गए हैं वहां पर वैकल्पिक पुल बनाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। एडवोकेट ब्रजेश गुप्ता को हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत की ओर से हरिद्वार का जिला चिकित्सा प्रबंधन समिति में सांसद प्रतिनिधि बनाया गया है, जिनका बीजेपी डाटा प्रबंधन के प्रदेश संयोजक मयंक गुप्ता के आवास पर फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया है और सम्मानित भी किया गया है। वहीं इस अवसर पर एक स्वागत कार्यक्रम का आयोजन भी रखा गया है। गुप्ता जो बेसिकली एडवोकेट है, लॉ में आपने PhD की है और आपको
जिले की जो स्वास्थ्य समिति है या चिकित्सा जो प्रबंधन समिति है उसमें माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने अपने सांसद प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है और हम ये आशा करते हैं कि उनके इस नियुक्ति से हमारे हरिद्वार जनपद में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी और जो भी छोटी चीज़ें हैं जो ठीक हो सकती हैं सांसद जी के स्तर पर उनको जल्दी से जल्दी ठीक कराने का प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर हम ब्रिजेश गुप्ता जी को बधाई दे रहे हैं और माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का हम आभार व्यक्त कर रहे हैं कि उन्होंने एक पुराने और अनुभवी कार्यकर्ता को ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, दायित्व जो मुझे दिया गया है, सांसद जी ने जो मुझे दिया है और मैं गुप्ता जी ने इनके द्वारा दिया गया इस जिम्मेदारी को मैं पूर्णतः निभाने की पूरी कोशिश करूंगा और फिर जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाऊंगा। और हरिद्वार जिले के अंदर जो जितनी भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं जो बहुत डगमगा रही हैं, बहुत सारी कमियां हैं, उनको दूर करने के लिए अपना पूरा प्रयास करूँगा। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर और केदारनाथ धाम में सोने की चोरी मामला अभी शांत नहीं हुआ है कि इस बीच कांग्रेस के केदारनाथ के पूर्व विधायक मनोज रावत ने एक नया मुद्दा उछाल दिया है। उन्होंने राज्य सरकार पर चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन के नाम गुजरात के कंपनी को बड़ा फायदा पहुंचाने का आरोप लगा दिया है। इसके बीच मनोज रावत ने कहा है कि चारों धाम में रजिस्ट्रेशन को लेकर विरोध के स्वर उठ रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार की इतनी हिम्मत नहीं है कि उस कंपनी को हटा दे, क्योंकि इसके पीछे गुजरात की बड़ी राजनीतिक पेट है, जिसकी वजह से सब चुप्पी साधे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी से धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने इस पर पलटवार करते हुए कहा है कि हमारी सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर मनोज रावत के पास कोई साक्ष्य है तो वो भी सीधा एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। चारधाम यात्रा और कम से कम केदार भूमि में जो भी यात्रा व्यवसाय से जुड़े हैं, चाहे धार्मिक लोग हैं चाहे व्यवसायी लोग हैं, उनकी आज एक ही मांग है कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को रद्द किया जाए। सरकार रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को इसलिए रद्द नहीं कर रही है क्योंकि सरकार ने सेफ्टी मैनेजमेंट के नाम पर बड़ौदा गुजरात की कंपनी को ये काम दिया है, जिसको हर साल करोड़ों रुपया मुफ्त का पेमेंट कर रही है ताकि कंपनी को नुकसान ना हो। वो हमारी जनता का नुकसान सरकार, उत्तराखंड सरकार राज्य की, केदार घाटी की और चार धाम की जनता का नुकसान करना चाहती है, लेकिन इस प्रक्रिया को रद्द करके गुजरात की कंपनी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती है। हमारी सरकार ने स्पष्ट कहा है कि यदि आपके पास कोई साक्ष्य है तो आप सीधे एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं, आप सीधे मुकदमा कायम कर सकते हैं उन लोगों पर, और सरकार कभी भी छोड़ने वाली नहीं है। आप कार्रवाई करिए ना और एफआईआर लॉन्च करिए, सरकार आपके साथ खड़ी होगी, पूरी जांच होगी और कोई कल्पित अगर उसमें निकलेगा, कोई अपराधी अगर उसमें साबित होगा तो हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन सिर्फ बयानबाजी से नहीं होगा ना, अगर आपको लगता है तो तथ्यात्मक बात करिए, आपके पास कोई सबूत है सबूत पेश करिए, एफआईआर लॉन्च करिए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। तो कांग्रेस को अगर करना है तो फिर सही रूप में आगे करना, सिर्फ बयानबाजी ना करें। इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी देहरादून से आ रही है। उत्तराखंड में आज स्कूल बंद रहेंगे, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कक्षा 12 तक के स्कूल और शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। भारी बारिश के चलते जिला प्रशासन ने यह बड़ा फैसला लिया है। तो वहीं आपको बता दें कि नगर मजिस्ट्रेट ने छुट्टी के आदेश भी जारी कर दिए हैं। तो डीएम के दिशा निर्देश पर यह आदेश जारी किया गया है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तो उत्तराखंड में आज स्कूल बंद रहेंगे। मौसम विभाग विज्ञान केंद्र की ओर से रेड अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश के चलते जिला प्रशासन ने यह बड़ा फैसला लिया है। नगर मजिस्ट्रेट ने छुट्टी के आदेश जारी किए हैं। तो वहीं डीएम के दिशा निर्देश पर यह पूरी तरह से स्कूल बंद रखने के लिए आदेश जारी किए गए। देहरादून से बड़ी और अहम जानकारी बता रहे, उत्तराखंड में आज स्कूल बंद रहेंगे। भारी बारिश की वजह से स्कूल बंद रहेंगे। कक्षा 12 तक के स्कूल और शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। इन दिनों पूरे प्रदेश में आपदा के हालत बने हुए। टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली जिलों में आपदा की स्थिति बनी हुई है। वहीं बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनविंदर सिंह चौहान का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रभारी मंत्री और अधिकारी खुद अपने अपने स्तर से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारा प्रदेश आपदाग्रस्त प्रदेश है और जिस प्रकार से अभी जो घटना टिहरी जिले के बूढ़ा केदार में जो अभी बादल फटने के कारण
वहां पर जान माल का भी नुकसान हुआ है, उसको लेकर के हम सभी इस घटना को लेकर दुखी हैं। और हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा सभी अधिकारियों को हर प्रकार से वहां पर सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा अलर्ट किया गया है। और वहां पर जहां जहां पर भी आपदा आई, चाहे यमुनोत्री में आपदा आई है, चमोली जिले में आई है, टिहरी जिले में आई है, जहां जहां पर आपदा आई वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता स्वयं सेवक बन करके आपदा राहत कार्यों में अपना सहयोग देंगे। इसके साथ ही पूरा प्रशासन तंत्र रात और दिन वहां पर आपदा राहत कार्यों में जुटा हुआ है और आदरणीय मुख्यमंत्री लगातार उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। हमारे प्रभारी मंत्री आपदाग्रस्त क्षेत्र में वहां पर पहुंच चुके हैं, वहां पर किसी भी प्रकार की समस्या न हो, इसको लेकर के चिंता कर रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको अपडेट करवाएंगे। बड़ी जानकारी, उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर देखने को मिला है। खटीमा में बारिश के बाद भारी जलभराव हो गया है। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से भारी बरसात की वजह से जल जमाव हो गया है। जो सड़क है वो पूरी तरह से तालाब में तब्दील हो गया है। लोगों को आने जाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। खटीमा से ये बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर और ये देखिए सड़क पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। लोगों को आने जाने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो मानसून से भारी बरसात से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है, जिसके कारण लोगों को आने जाने में देख सकते हैं किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो भारी बारिश का कहर देखने को मिला है उत्तराखंड में। खटीमा में बारिश के बाद भारी जल भराव देखा गया है। हाल ही में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने निर्देश जारी किए हैं कि जिसमें उन्होंने कहा है कि यात्री वाहनों में अब डस्टबिन होना जरूरी है, जिसको लेकर परिवहन विभाग भी अब सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। परिवहन अधिकारी शैलेश तिवारी का कहना है कि जो भी यात्री वाहन उत्तराखंड के अंदर एंट्री करते हैं या फिर चार धाम यात्रा में जाते हैं, सभी पर डस्टबिन होना अनिवार्य है। इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए गए। ये बहुत ही सराहनीय और बहुत ही मैं कहूँगा ज़रूरी एक इनिशिएटिव लिया गया है, जिसमें बताया गया है कि जो यात्री वाहन हैं उन यात्री वाहनों में डस्टबिन या गार्बेज बैग लगा होना चाहिए। होता क्या है कि बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, टूरिस्ट भी आते हैं, लोकल गाड़ियाँ भी हमारे यहाँ हैं। उसमें टूरिस्ट कई बार क्या होता है कि कूड़ा करकट बाहर फेंक देते हैं, जिससे प्रदूषण भी फैलता है और यह पर्यावरण के लिए भी सही नहीं है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए पहले भी डिसीजन लिया गया था। अभी माननीय चीफ सेक्रेटरी महोदया ने भी इसमें विशेष जोर दिया है और निर्देश दिए गए हैं उनके द्वारा कि जो यात्री वाहन हैं, खासकर जो चार धाम यात्रा पे वाहन जा रहे हैं, उसमें डस्टबिन लगा हो या गार्बेज बैग। अगर डस्टबिन लगाने की जगह नहीं है तो देखा होगा कि ढेर सारे अलग अलग किस्म के गार्बेज बैग आते हैं, जिसको पीछे आप लगा देंगे तो उसमें एक पॉकेट होता है, उसमें लगा देंगे तो उसमें आप रख सकते हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। निकाय चुनाव के लिए मतदाता सूची में फर्जी वोट बनाए जाने का आरोप लगाते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंप दिया है और फर्जी वोटों को निरस्त कराए जाने की मांग की है। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नगरपालिका बोर्ड के कुछ सभा सदस्यों को बीएलओ को दबाव में लेकर फर्जी वोट बनाने का गंभीर आरोप लगाया है। सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एसडीएम साहब को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और ये इसी चीज का ज्ञापन है क्योंकि जो कार्यकर्ताओं ने जांच करी है वार्ड वार्ड जाकर, तो वहां कई फर्जी वोट, लगभग 100-80 वोट इस तरह से फर्जी वोट पाए गए। तो उसको लेकर सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज एसडीएम साहब को ज्ञापन देने यहाँ पहुंचे हैं तहसील में कि उनकी जांच होनी चाहिए। अगर इस तरह के वोट इन लोगों ने बनाए हैं तो कहीं ना कहीं इन लोगों को अपनी हार का अंदाजा हो गया है। मिशन 2024 निकाय चुनाव जो अब प्रारंभ हो चुका है, तो हमारे बाजपुर नगर पालिका क्षेत्र के अंदर कुछ सभासदों ने हमारी जो आंगनबाड़ी बहनें हैं उनको गुमराह कर फर्जी वोट जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं बनाए गए हैं। परंतु सरकार का एक आदेश था कि भी कोई भी ग्रामीण क्षेत्र का वोट यहाँ नहीं बनेगा और जो लोग यहाँ नहीं रहते या जिन बहनों की शादी हो चुकी है उनके वोट यहाँ से निरस्त करके वो अपनी जगह जहाँ रह रहे हैं वहां बनाए जाए। परंतु कुछ लोगों ने
आंगनबाड़ी बहनों को गुमराह करके जिन लोगों जो यहाँ से 10-10 साल पूर्व जा चुके हैं उनके भी वोट यहाँ पर बनाए गए हैं, जो कि हमने सूची जिनकी एसडीएम महोदय को उपलब्ध करा दी गई है। और अति शीघ्र अगर इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी गई तो हम एसडीएम कोर्ट में धरना देंगे, ताला बंद करके एसडीएम महोदय का, उनके आगे बैठेंगे। उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने सेम आवाज का कुछ कर लिया है। भर्ती कैलेंडर जारी करने, वोटिंग को तत्काल भरने, पुलिस भर्ती में उम्र सीमा को बढ़ाने सहित कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। बता दें कि परेड ग्राउंड से सैकड़ों की संख्या में पूरे प्रदेश से आए बेरोजगार युवा सेम आवाज की तरफ चले हैं, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक दिया है। इस क्रम में पुलिस और बेरोजगार युवाओं के बीच काफी नोकझोंक देखने को मिली है। जो मांगे हैं वो स्पष्ट तौर पर यह है कि जो आयोग, चाहे यूके SSSC हो, यूके PSC हो, हम उनसे ये कहते हैं कि भर्ती कैलेंडर जारी करो। कई बार वो कर भी देते हैं लेकिन उसको वो फॉलो नहीं करते हैं। इसमें बच्चा बड़ा असमंजस में है। इसके अलावा जितने भी वेटिंग निकलनी है उसको तत्काल निकालो, क्योंकि बच्चा असमंजस में रहता है कि वो वेटिंग में निकल जाए या फिर अगले भर्ती की तैयारी करे। इसके अलावा पूरे प्रदेशों में पुलिस कांस्टेबल में उम्र सीमा जो है बढ़ी हुई है, लेकिन एकमात्र उत्तराखंड ही ऐसा है जहां पर नहीं बढ़ी। तो ये तमाम मांगे हैं जिसको लेकर के उत्तराखंड प्रदेश के 13 जिलों से, चाहे वो बागेश्वर जिला हो, पिथौरागढ़ जिला हो, कुमाऊं का अंतिम जिला, या फिर इधर गढ़वाल का उत्तरकाशी जिला हो, तमाम जगहों से यहाँ पर युवा आए हैं अपनी इन मांगों को लेकर के। यमुना नदी का जल हर जगह पर प्रवाहित होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तव में मां यमुना कहां से निकलती है? आज हम आपको इसके पूरे अस्तित्व के बारे में बताएंगे। तो चलिए आज हम इन्हीं पवित्र धाम यमुनोत्री से जुड़े इतिहास को बताते हैं। अद्भुत अलौकिक यमुनोत्री 4 प्रतिष्ठित हिंदू तीर्थ स्थलों में से, जहां से होती है 4 धाम यात्रा की शुरुआत। यमुनोत्री धाम दर्शन और मंदिर का इतिहास। यमुनोत्री धाम अपने आप में एक बड़ी मान्यता रखता है, जो 4 धाम तीर्थ यात्रा का एक हिस्सा है। यहीं से 4 धाम की यात्रा शुरू होती है। आपको बता दें कि यमुना नदी का स्रोत उत्तरकाशी में गढ़वाल में स्थित है और ये गढ़वाल हिमालय में 3293 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यमुनोत्री मंदिर का इतिहास। मां यमुनोत्री के मंदिर का इतिहास बताने से पहले हम आपको बता दें कि यमुनोत्री मंदिर गढ़वाल हिमालय के समुद्र तल से काफी ऊंचाई पर मौजूद है। बता दें ये लगभग 3235 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। शुरुआत में मंदिर को टिहरी नरेश ने 1839 में बनवाया था, लेकिन दुर्भाग्यवश यमुनोत्री की बाढ़ की चपेट में आ गया था, जिसके बाद मंदिर का निर्माण पूर्ण रूप से 19वीं शताब्दी में जयपुर के महारानी गुलारिया और टिहरी गढ़वाल की राजा प्रतापगढ़ ने अपनी पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ पूरा कराया। यमुनोत्री धाम की यात्रा का महत्व। किसी भी यात्रा के पीछे कई सारे कारण और कथाएं छिपी होती हैं। ऐसे ही मां यमुनोत्री के धाम की यात्रा का महत्व है, जिसके अनुसार कहा जाता है कि सूर्य देवी की पुत्री यमुना और पुत्र यमराज है। जब मां यमुना नदी के रूप में पृथ्वी पर बहने लगी तो उनके भाई यमराज को मृत्यु लोक दिया गया। मां यमुना ने भाई दूज का त्योहार मनाया। यमराज ने बहन यमुना की बात को सुनकर वरदान दिया कि जो भी तेरे पवित्र जल में स्नान करेगा वो यमलोक का रास्ता कभी नहीं दिखेगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी मनुष्य यमुना के तो वो अकाल मृत्यु के भय से दूर हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। इसीलिए यहाँ हजारों से भी ज्यादा की संख्या में भक्त आते हैं। यमुनोत्री के कपाट खुलने का समय। पहाड़ों में बसी यमुनोत्री मंदिर में आने और जाने का समय निर्धारित है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई किसी भी समय आ जा सकता है। इसीलिए मंदिर के कपाट खुलने का समय तय है। बता दें कि मंदिर के कपाट अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर खोले जाते हैं, यानी कि अप्रैल मई के महीने में कपाट खोले जाते हैं।
यात्रा शुरू हो जाती है और अक्टूबर-नवंबर में मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। यमुनोत्री धाम की यात्रा की शुरुआत। जहां तक बात यात्रा की शुरुआत की है, बता दें कि यात्रा की शुरुआत सबसे पहले पांडवों ने की। पांडव उत्तराखंड में तीर्थ यात्रा पर आए थे, तो पहले यमुनोत्री आए, उसके बाद गंगोत्री, फिर केदारनाथ और बद्रीनाथ की ओर बढ़े। तभी से चार धाम यात्रा की शुरुआत हुई। तभी से ही यहाँ पर लाखों भक्तों का तांता लगता रहता है और सब अपनी मनोकामना को पूर्ण कराने के लिए यमुनोत्री से यात्रा की शुरुआत करते हुए चार धाम की पूरी यात्रा करते हैं। मनुष्य अपने जीवन में अनेकों पाप करता है, जिनका उद्धार यमुनोत्री के जल में स्नान करने से हो जाता है। पाप से मुक्ति पाने के लिए हर साल यहाँ भक्त आते हैं और कलयुग में किए पाप से मुक्ति पा लेते हैं। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।